हेलो एवरीवन, दिस इज योर एजुकेटर दीक्षा एंड आई वेलकम यू ऑन टू द क्रैश बायोलॉजी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट सेकंड का, जिसमें हम देखेंगे रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। और इससे पहले हमने क्या टॉपिक देखा था, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो आज हम रिकॉम्बिनेशन देखेंगे, जिसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं या फिर हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफ़र भी बोलते हैं। तो रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया करके आपके सिलेबस में एक टॉपिक मेंशन्ड है, वो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हमें 3 प्रोसेसेस पढ़नी है मेनली, ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन और ट्रांसडक्शन। बहुत इजी प्रोसेसेस हैं, थोड़ा आपको समझने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप एक बार समझ गए तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और बिल्कुल अच्छे से एक्सपेरिमेंट्स के साथ समझाऊंगी, जो भी एक्सपेरिमेंट्स इन पे किए गए हैं उनके साथ अच्छा बढ़िया आराम से आपका सेमेस्टर निकल जाएगा। बिल्कुल एंड तक देखना वीडियो और सारे लेक्चर्स कवर करना। और मैंने इसके जो पहले लेक्चर्स कराए हैं ना माइक्रोबायोलॉजी के, वो भी देख लेना, वो भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और इसके अलावा अगर आप फर्स्ट यूनिट करना चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है चैनल पे, वो भी मैंने करा रखी है, वो भी करना आप। तो स्टार्ट करते हैं। रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया, ऑल्सो कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया और हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफ़र। इसको इन 2 प्रोसेसेस के नाम से भी जानते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया और हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफ़र। अभी जीन ट्रांसफ़र मतलब इसका समझते हैं। जीन ट्रांसफ़र का, जीन को ट्रांसफ़र करना एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में या फिर एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल जीन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम जीन ट्रांसफ़र। अब जीन ट्रांसफ़र देखते हैं क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जीन ट्रांसफ़र रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच में जो जीन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र हो रहा है, उसको बोलते हैं हम जीन ट्रांसफ़र। अब 2 टाइप के जीन ट्रांसफ़र हो सकते हैं, कौन कौन से? जीन ट्रांसफ़र कैन बी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। जीन ट्रांसफ़र हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और वर्टिकल भी हो सकता है। ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आपको बता रही हूँ, ये आपके हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र से बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये आपको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कहीं भी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, जीन ट्रांसफ़र हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इसीलिए समझा रही हूँ, अच्छे से समझना। ट्रांसफ़र ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज टर्म्ड एज वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र। वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र क्या होता है? जिसमें पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जीन ट्रांसफ़र हो, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जीन ट्रांसफ़र हो, उसको बोलते हैं वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र। Whereas transfer of genes between 2 independent organisms is called horizontal और lateral gene transfer। अब यहाँ पे horizontal या lateral gene transfer क्या होता है? इसमें जो स्पीसीज हैं जिनके बीच में ट्रांसफ़र होगा, जिन ऑर्गेनिजम्स के बीच में जीन ट्रांसफ़र होगा, वो रिलेटेड नहीं है आपस में, वो बिल्कुल अलग अलग है, वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। जैसे पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है ना ऑफस्प्रिंग, तो इसमें कोई डिपेंडेंट नहीं है आपस में, ये बिल्कुल अलग अलग ऑर्गेनिज्म है और फिर इसी तरह से उनमें ट्रांसफ़र होता है, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल या लेटरल जीन ट्रांसफ़र। 3 mechanisms ऑफ हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र इन प्रोकैरियोट्स हैव बीन डिस्कवर्ड। अब प्रोकैरियोट्स में 3 मैकेनिज्म्स हैं हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र के, क्या क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कंजुगेशन। और यही तीनों मेनली हमें पढ़ने हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया टॉपिक में, यही सारे टॉपिक्स, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कंजुगेशन। तो आज हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहली प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन, और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इनिशियल जो प्रोसेस है, मतलब एक्सपेरिमेंट्स के अकॉर्डिंग, हिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो सबसे पहली है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। इसी से प्रोसेस से पता चला था कि डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल। इससे पहले, इस एक्सपेरिमेंट से पहले पता भी नहीं था। चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन वाज द फर्स्ट हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर मैकेनिज्म डिस्कवर्ड इन बैक्टीरिया। तो ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर मैकेनिज्म है जो कि बैक्टीरिया में डिस्कवर किया गया था। इट वॉज डिस्कवर्ड बाई फ्रेड ग्रिफिथ इन 1928। 1928 में फ्रेड ग्रिफिथ के द्वारा डिस्कवर किया गया था। ये आपने अपनी जो 12th क्लास का सिलेबस है बायोलॉजी का, उसमें यूनिट जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है उसमें पढ़ रखा होगा टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट वही है इसमें। ट्रांसफॉर्मेशन इज द अपटेक ऑफ ए नेकेड डीएनए मॉलिक्यूल और फ्रेगमेंट फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरनमेंट बाई ए सेल एंड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल इनटू द क्रोमोसोम ऑफ द रिसिपिएंट। अब ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन है ये कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली होता है अपटेक ऑफ नेकेड डीएनए। एक नेकेड डीएनए मॉलिक्यूल का अपटेक है, उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, कोई सेल इनसाइड नहीं है, सेल के इनसाइड नहीं है वो डीएनए, वो नेकेड डीएनए है और उसका अपटेक किया जा रहा है किसी
सराउंडिंग एनवायरनमेंट में जो सेल है उसके द्वारा, और फिर उसका इनकॉर्पोरेशन भी हो जाता है, उसके जो सेल उसको अपटेक कर रहा है उसमें उसके क्रोमोसोम्स में उस डीएनए का इनकॉर्पोरेशन हो जाता है, जो कि अपटेक किया गया है, जो कि लिया गया है अंदर नेकेड डीएनए, वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, आपस में मिल जाएंगे वो क्रोमोसोम रिसिपिएंट बैक्टीरिया में। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, और फिर उसके रिजल्ट में वो जो रिसिपिएंट क्रोमोसोम है वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, बदल जाएगा ना, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसको किस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ किया गया था, ये था ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। अब ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे हम कि क्या था ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। वैसे तो आपने पढ़ रखा होगा और आपको आता भी होगा, लेकिन चलो स्टार्ट करते हैं, जानकारी के लिए आपके यहाँ भी बता दे रही हूँ, एक बार रिवाइज हो जाएगा। हिज ऑब्जर्वेशंस इन्वॉल्व द बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी विच इज एसोसिएटेड विद सर्टेन टाइप्स ऑफ न्यूमोनिया। तो उनके ऑब्जर्वेशंस क्या क्या थे, किस पे किया था उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया पे, जिसमें जो कि डिफरेंट टाइप के न्यूमोनिया है उनको कॉज करता है। न्यूमोनिया एक डिसीज है, उसको कॉज करता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट ए लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हैड चेंज्ड इनटू लिविंग फॉर्म। अब इसमें एक बैक्टीरिया था जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है और वो डेड हो चुका था, फिर वो लिविंग फॉर्म में आ गया था, उसने डिसीज कॉज की थी, आगे देखेंगे हम एक्सपेरिमेंट में। दिस बैक्टीरियम इज फाउंड इन 2 फॉर्म्स। अब जो बैक्टीरिया था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी वो 2 फॉर्म्स में पाया जाता है, एस फॉर्म स्मूथ फॉर्म या रफ फॉर्म आर फॉर्म। तो स्मूथ फॉर्म देखते पहले हम, स्मूथ एस हुज सेल्स प्रोड्यूस, आगे देखते हैं, कैप्सूल ऑफ पॉलीसैकेराइड्स और म्यूकस कॉजिंग द कॉलोनीज ऑन अगर टू बी स्मूथ एंड रादर शाइनी। तो यहाँ पे इसमें जो सेल्स हैं, जो बैक्टीरिया हैं, वो क्या कंटेन करते हैं, एक कैप्सूल उनके ऊपर होता है पॉलीसैकेराइड का या म्यूकस का, जो कि कॉलोनीज हैं अगर पे ग्रो कराते हैं हम कॉलोनीज, उनमें एक स्मूथनेस रहती है, वो स्मूथ होती हैं और शाइनी होती हैं। दिस स्ट्रेन इज वायरुलेंट टू एंड कॉजेज न्यूमोनिया। ये विरुलेंट होती है, मतलब ये हार्मफुल होती है, पैथोजेनिक होती है, और फिर क्या कॉज कराती है, न्यूमोनिया। नेक्स्ट फॉर्म है रफ फॉर्म। इन दिस केस सेल्स लैक कैप्सूल एंड प्रोड्यूस डल और रफ कॉलोनीज। तो इस केस में जो सेल्स हैं उनके ऊपर कैप्सूल नहीं होता और वो रफ कॉलोनीज प्रोड्यूस करते हैं, उनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती, तो वो रफ कॉलोनीज प्रोड्यूस करते हैं, और ये वायरुलेंट नहीं होते, पैथोजेनिक नहीं होते, ये नॉन पैथोजेनिक होते हैं। तो 2 फॉर्म्स हमने देख लिए स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के, स्मूथ फॉर्म जिसको बोलते हैं एस फॉर्म और रफ फॉर्म आर फॉर्म। अब हम इनके एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे क्या क्या थे। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैप्सूल इज नॉन टू बी जेनेटिकली डिटरमाइंड। अब ये जो प्रेजेंस या एब्सेंस है कैप्सूल की, वो जेनेटिकली डिटरमाइंड होती है, जीन्स डिटरमाइन करते हैं कि ये कैप्सूल होगा या नहीं होगा। बोथ एस एंड आर स्ट्रेन्स आर फाउंड इन सेवरल टाइप्स एंड आर नोन एज S1, S2, S3 एटसेट्रा एंड R2, R1, R2, R3 एटसेट्रा रिस्पेक्टिवली। तो S और R स्ट्रेन्स बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स में मिलते हैं हमें। तो क्या क्या है वो, उनको हम किससे डेजिग्नेट करते हैं, S1, S फर्स्ट, S सेकेंड, S थर्ड, R फर्स्ट, R सेकेंड, R थर्ड, इस तरह से इनको डेजिग्नेट करते हैं। इस पर अब हम S1, 2, 3 और R1, 2, 3 इनके एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे। म्यूटेशंस फ्रॉम स्मूथ टू रफ अकर स्पॉन्टेनियसली विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ अबाउट 1 cell to 10 to the power 7, though the reverse is much less frequent। तो म्यूटेशंस स्मूथ से रफ में म्यूटेशंस हो जाते हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी है एक सेल में 10 to the power 7, लेकिन रिवर्स म्यूटेशन बहुत लेस फ्रीक्वेंट है, बहुत कम होते हैं। ग्रिफिथ परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट बाय इंजेक्टिंग द एबव बैक्टीरिया इनटू माइस एंड फाउंड द फॉलोइंग रिजल्ट्स। तो ग्रिफिथ थे, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए बैक्टीरिया पे, और इसी बैक्टीरिया माइस की हेल्प से माइस पे उन्होंने इंजेक्ट किया ये बैक्टीरिया, और फिर बहुत डिफरेंट रिजल्ट्स आए। तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने S3 जो कि वायरुलेंट थी, S3 वायरुलेंट स्ट्रेन, उसको इंजेक्ट किया। S3 बैक्टीरिया वर इंजेक्टेड इनटू माइस, द माइस डेवलप्ड न्यूमोनिया एंड फाइनली डाइड। तो जो न्यूमोनिया था S3 के इंजेक्ट करने पे, वो माइस में हो गया न्यूमोनिया, और माइस उसकी मृत्यु हो गई, वो डेड हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे क्या है। अब सेकंड उन्होंने R2 स्ट्रेन इंजेक्ट की, R2 जो कि नॉन वायरुलेंट है, रफ स्ट्रेन
उन्होंने नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन को इंजेक्ट किया, बैक्टीरिया वर इंजेक्टेड इनटू द माइस डेवलप्ड नो न्यूमोनिया एंड फाइनली लिव्ड। तो यहाँ पे कोई डिसीज नहीं हुई, न्यूमोनिया नहीं हुआ माइस में जब उन्होंने R2 इंजेक्ट की, और फिर माइस यानी कि चूहा लिव सर्वाइव कर गया। When Griffith injected heat killed S3 bacteria into mice, they did not suffer from pneumonia and thus survived. फिर जब ग्रिफिथ ने हीट किल्ड S3 बैक्टीरिया इंजेक्ट किए माइस में, तो फिर माइस को कोई न्यूमोनिया नहीं हुआ और वो सर्वाइव हो गया। S3 की जो वायरुलेंट प्रॉपर्टी थी, पैथोजेनिक प्रॉपर्टी थी, वो खत्म हो गई हीट किल्ड करने पे, हीट गर्म करने पे। अब नेक्स्ट है ए मिक्सचर ऑफ R2 नॉन वायरुलेंट एंड हीट किल्ड S3 बैक्टीरिया वर इंजेक्टेड इनटू माइस, द माइस डेवलप्ड न्यूमोनिया एंड डाइड। अब एक मिक्सचर उन्होंने इंजेक्ट किया R2 जो कि नॉन वायरुलेंट थी, और हीट किल्ड S3 ये भी नॉन वायरुलेंट थी। इससे भी अभी हमने देखा था माइस सर्वाइव कर गया था, ये देखिए इससे ऊपर वाले पॉइंट में हीट किल्ड वाले में माइस सर्वाइव कर गया था ना, तो ये भी नॉन पैथोजेनिक मानी जाएगी, लेकिन उसमें प्रॉपर्टी तो है, वो पैथोजेनिक तो थी। तो हीट किल्ड S3 और R2 जो कि नॉन वायरुलेंट था, इनका मिक्सचर बैक्टीरिया में इंजेक्ट किया गया। द माइस डेवलप्ड निमोनिया एंड डाइड। अब माइस में निमोनिया हो गया और वो मृत्यु हो गई उसकी, वो मर गया, डाइड। एक मिक्सचर लगाया किसका, R2 और S3 का, और उसके रिजल्ट में माइस में निमोनिया हो गया और वो मर गया, उसकी मृत्यु हो गई। अब नेक्स्ट ये क्यों हुआ ये समझेंगे हम। बाई द पोस्टमार्टम द डेड माइस इट वॉज नोटिस्ड दैट देयर हार्ट ब्लड हैड बोथ R2 एंड R3 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। फिर उसका पोस्टमार्टम किया गया, उसमें एक्सपेरिमेंट्स किए गए डेड माइस पे, जो कि हमने इस वाले में लगाए थे, लास्ट वाले एक्सपेरिमेंट में, मिक्सचर में R2 और S3 वाले में। वो वाले जो चूहे थे उन पे हमने उनका पोस्टमार्टम किया ग्रिफिथ ने। तो उन्होंने क्या नोटिस किया, उनके हार्ट ब्लड में जो R2 और R3 दोनों स्ट्रेंथ थी वो पाई गई। अब ये क्यों हुआ, क्यों डाई हुए वो, ये देखेंगे हम। Thus, some genetic factor from dead S3 cells converted the live R2 cells into live S3 cells and the later produced the disease. तो इसका आउटकम था कि जो S3 सेल से, डेड S3 सेल से, उनमें से कोई एक जेनेटिक फैक्टर गया, यानी कि DNA गया, और उसने जो लाइव R2 सेल्स थे उनको लाइव S3 सेल्स में बदल दिया, और S3 ने R2 को अपने जैसा बना दिया। तो S3 तो क्या थे, S3 तो हमने पढ़े थे, डेड हो रहा था उनसे माइस, हीट किल्ड में नहीं हो रहा था, लेकिन वो थे तो पैथोजेनिक। तो R2 भी पैथोजेनिक बना दिए, कन्वर्ट कर दिए, ट्रांसफॉर्म कर दिए, और इसी वजह से डिसीज हो गई और वो माइस डेड हो गया। इन शॉर्ट लिविंग R2 सेल्स वर समहाउ ट्रांसफॉर्म्ड। और इसी इन शॉर्ट में हम ये देखते हैं शॉर्ट में कि जो लाइव R2 सेल्स थे, लिविंग R2 सेल्स थे, वो ट्रांसफॉर्म हो गए, वो बदल चुके थे, उनमें कुछ जेनेटिक फैक्टर आ गया, जेनेटिक फैक्टर था DNA, तो वो ट्रांसफॉर्म हो गए। सो ग्रिफिथ इफेक्ट ग्रेजुअली बिकेम नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन and turned out to be the first step in the identification of genetic material, but the chemical nature of transformation principle was not proved. तो ये जब इससे पहले का एक्सपेरिमेंट था, जब ग्रिफिथ ने कब किया था ये एक्सपेरिमेंट, जब पता नहीं था कि DNA है एक जेनेटिक मटेरियल। तो इस तरह से पता चला ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट से कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, DNA है, कोई ऐसी केमिकल चीज़ एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में गई है जिसने दूसरे बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म किया है, और वो जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन तब तक ये नहीं पता चला था कि केमिकल नेचर क्या है, जो कि बाद में पता चल गया था DNA है। अब हम इसको शॉर्ट में देख लेते हैं क्या क्या एक्सपेरिमेंट थे। सबसे पहले S3 इंजेक्ट किया गया जो कि वायरुलेंट था, माइस डेवलप्ड निमोनिया एंड डाइड, माइस में निमोनिया हो गया, डिसीज हो गई और वो मर गया। सेकंड R2 ये नॉन वायरुलेंट था, ये डिसीज कॉज नहीं करता था, तो माइस डेवलप्ड नो इलनेस एंड सर्वाइव, माइस में कोई इलनेस नहीं हुई, कोई बीमारी नहीं हुई और वो सर्वाइव कर गया। S3 हीट किल्ड था, नो निमोनिया एंड माइस लिव्ड, यहाँ पे निमोनिया नहीं हुआ और वो चूहा जिंदा रह गया S3, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी थी वो उस टाइम के लिए ख़त्म हो गई थी, लेकिन उसके जीन्स में तो था। अब एक मिक्सचर डाला हमने, इंजेक्ट किया S3 हीट किल्ड प्लस R2, तो माइस डेवलप्ड निमोनिया एंड डाइड, माइस में निमोनिया हो गया और वो मर गया।
तो एस थर्ड ने R2 को चेंज कर दिया, अपने जैसा बना दिया, एक जेनेटिक फैक्टर डाल दिया R2 में और वो ट्रांसफॉर्म हो गया, जेनेटिक फैक्टर था DNA। तो ये हो गया हमारा पूरा, इन शॉर्ट ये पूरा ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ये वाली चीज़ आप अच्छे से याद कर लेना तो आपको ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट याद रहेगा, और ये आप अपने एग्जाम में अगर कभी ट्रांसफॉर्मेशन आए तो लिखना भी, जिससे आपको मार्क्स मिलेंगे पूरे। अब हम टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं। हमने ट्रांसफॉर्मेशन समझ लिया, एक्सपेरिमेंट भी देख लिया, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है ये भी देख लिया। अब हम टाइप्स देख लेते हैं। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, दो टाइप्स होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के, नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन और आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन। अब इन दोनों को पढ़ने से पहले हम एक डेफिनेशन देख लें, कॉम्पिटेंस। The ability of a recipient bacterium to take up DNA molecules from the surrounding environment and become transformed is known as competence। तो एक रिसिपिएंट बैक्टीरिया है जो कि ट्रांसफॉर्म होगा, जिसमें कि DNA जाएगा, उसको बोलते हैं रिसिपिएंट। जो रिसीव करेगा उसको रिसिपिएंट बोलते हैं। तो उस रिसिपिएंट बैक्टीरियम की वो एबिलिटी, क्या एबिलिटी होनी चाहिए, वो DNA को टेकअप कर ले, अपने आप अंदर ले जाए, वो टेकअप कर ले DNA मॉलिक्यूल्स को सराउंडिंग एनवायरनमेंट से और ट्रांसफॉर्म हो जाए, उसको बोलते हैं कॉम्पिटेंस। तो कॉम्पिटेंस समझ आ गया आपको, कॉम्पिटेंस क्या होता है। चलो अब आगे देखते हैं, नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। इन दिस केस DNA टेकअप अकर्स विदाउट आउटसाइड हेल्प। अब इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो कॉम्पिटेंट होते हैं, उन्हें कोई भी विदाउट आउटसाइड हेल्प वो DNA अपने अंदर ले लेंगे, टेकअप हो जाएगा उनका और वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। यहाँ पे कोई आउटसाइड हेल्प नहीं चाहिए उनको। नेचुरली कॉम्पिटेंट बैक्टीरियम दे कैन टेक अप DNA फ्रॉम द एनवायरनमेंट विदाउट रिक्वायरिंग स्पेशल ट्रीटमेंट। अब बैक्टीरिया को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, यहाँ पे वो नेचुरली कॉम्पिटेंट है और वो टेकअप कर सकते हैं DNA का एनवायरनमेंट से। अबाउट 40 स्पीसीज हैव बीन फाउंड टू बी नेचुरली कॉम्पिटेंट और ट्रांसफॉर्मेबल। तो बैक्टीरिया में 40 स्पीसीज पाई गई हैं, 40 के लगभग स्पीसीज पाई गई हैं जो कि नेचुरली कॉम्पिटेंट होती हैं और ट्रांसफॉर्मेबल होती हैं, ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं। वो क्या क्या है, बैसिलस सबटाइलिस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ये कुछ बैक्टीरिया के एग्जांपल्स हैं जो कि नेचुरली कॉम्पिटेंट हैं। उनमें हमें कोई आउटसाइड हेल्प नहीं देनी कि ये ट्रांसफॉर्म हो जाए। अब हम देख लेते हैं आर्टिफिशियल कॉम्पिटेंस। हमने देख लिया नेचुरल कॉम्पिटेंस, आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे कॉम्पिटेंस नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ट्रांसफॉर्मेशन। आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन, बैक्टीरिया कैन बी समटाइम्स बी मेड कॉम्पिटेंट बाई सर्टेन केमिकल ट्रीटमेंट्स और DNA कैन बी फोर्स्ड इनटू बैक्टीरिया बाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रोपोरेशन। तो जो बैक्टीरिया हैं वो कॉम्पिटेंट नहीं है, वो अपने आप नेचुरली टेकअप नहीं कर सकते DNA का, तो हम उनको आर्टिफिशियली बनाएंगे कि ये टेकअप कर लें। आर्टिफिशियली ऐसा बनाएंगे तो कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे कुछ केमिकल ट्रीटमेंट्स कर दिए हमने, उससे कॉम्पिटेंट बन सकते हैं वो, उससे वो DNA का टेकअप कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से हो सकता है ये। नेचुरली नेचुरली नहीं, आर्टिफिशियली कॉम्पिटेंस वो इलेक्ट्रोपोरेशन जिसको बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से जब हम कॉम्पिटेंट बनाते हैं बैक्टीरिया को, उसे ऐसा बनाते हैं कि वो टेकअप कर सके एनवायरनमेंट से DNA, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन। तो ये इलेक्ट्रोपोरेशन और कुछ केमिकल ट्रीटमेंट की हेल्प से हम आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन करवा सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन हमने आज देख लिया, कंप्लीट प्रोसेस देख ली, उसकी जो हमने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट था वो भी देख लिया। तो आर्टिफिशियल, नेचुरल ये भी देख लिया हमने, ट्रांसफॉर्मेशन के टाइप्स और डेफिनेशन भी देख ली। तो ये सारा टॉपिक आज कंप्लीट हो गया ट्रांसफॉर्मेशन का। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे ट्रांसडक्शन और उसके बाद कंजुगेशन। तो अगर आपको लेक्चर समझ में आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करोगे तो ये ज़्यादा बच्चों तक नहीं पहुंच पाएगी, और ज़्यादा बच्चों तक नहीं पहुंचेगी तो इस पर व्यूज़ कम आएंगे और हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पर नए हो, पहली बार देख रहे हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और अगर कोई भी डाउट हो पूरे टॉपिक में किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो प्लीज़ उसको कमेंट करना, मैं उसको आंसर ज़रूर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।